हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नए मॉड्यूल के साथ, सरफेस टेंशन के साथ। और जस्ट मैं आपको बस प्यारे बच्चों एक चीज कहना चाह रहा हूं, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं सरफेस टेंशन, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे। हाँ डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेरे पहले के टॉपिक्स भी देखे होंगे, हो सकता होगा कि शुरुआत में डिफिकल्ट लगे, पर क्वेश्चंस करते करते चीजें बिल्कुल कायदे से क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। कुछ चैप्टर्स के बेटा कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वैसा ही ये चैप्टर है। लेकिन बेटा मैं प्यारे बच्चों आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि इसके क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन सकते हैं, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि थ्योरी को समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। बिना एफर्ट के होगा नहीं, और बिना एफर्ट के जो काम हो जाए वो काम कोई खास वैल्यू देगा भी नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिफिकल्टी लेवल हायर पे लेके जाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और अगर नहीं लेके जाऊंगा तो आपको पूरी फील भी नहीं आएगी कि मतलब आपको पूरा मजा नहीं आएगा। कुछ चीजें मैं कट डाउन कर सकता हूँ कि इन चीजों को ना बताऊं तो भी आपका कंप्लीशन हो जाएगा, लेकिन कोशिश यही कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक एफर्ट डाल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल एक एक्सट्रीम एक स्टैंडर्ड तक लेके जाऊं आपको। सरफेस टेंशन में आपको एक एक चीज को विजुअलाइज करा दूं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो चीजें जिनके डेरिवेशंस आपको आम बुक्स में नहीं मिलेंगे, उन डेरिवेशंस को भी हिट करूंगा और बिल्कुल अच्छी अप्रोच से कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। बेटा सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सरफेस टेंशन बेटा, ये जो मेरे पहला और दूसरा लेक्चर आएगा, ये आपको हो सकता है बहुत डिफिकल्ट लगे ऐसा मैं आपको ये नहीं कहता हूं, हो सकता है लगे, मोस्ट लाइकली 90% बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है। पर प्यारे बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर की मदद से ना मैं आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करूंगा। आप सोच पाए, आप विजुअलाइज करने की आप में कैपेबिलिटी डेवलप हो। और प्यारे बच्चों विजुअलाइज जितना आप कर पाएंगे ना 3D में, आप समझिए उतना आईआईटी के आप नजदीक पहुंचते चले जाएंगे, है ना। प्यारे बच्चों बस आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, जो लोग मेहनत करते हैं, जिद रखते हैं कि मेरे को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बेटा वही कामयाब होते हैं। जो मेहनत करते हैं और जो जिद रखते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो मतलब कामयाब होना ही होना है, बेटा वो पक्का कामयाब होते हैं। तो अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा, है ना, मतलब उसको हम फटाक से निकल जाएं। कोशिश करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ एक डेरिवेशंस करेंगे जो कि थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन मांगेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको बहुत ध्यान से समझें। उस पर्टिकुलर पार्ट को भले आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, उसको अच्छे से समझ के ही आगे बढ़े। तो चलिए बातचीत बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। एक्चुअली में आपने कई बार देखा होगा, कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो कीड़े होते हैं जो पानी के ऊपर चल लेते हैं, है ना। तो बेटा वो ऐसा नहीं होता कि वॉइड फोर्स की वजह से चलते हैं, वो एक और फेनोमेना होता है सरफेस पे जिसका नाम होता है सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन की वजह से चल पाते हैं, है ना। कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ जाता है। ये ड्रामे थोड़े बहुत होते हैं, तो इसको आज हम समझ लेते हैं कि बेटा ये सरफेस टेंशन। या एक नीडल को लो ना, नीडल को, है ना, बहुत आराम से अगर उसको रख दो तो वो फ्लोट कर जाती है। अगर आप मेटल की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो ये डेफिनेटली कि वो वॉइड फोर्स के कारण नहीं कर सकती है, कोई और ही फोर्स आ रहा है जिसका नाम क्या है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने ये तो शायद आपने करके देखा होगा प्रोबेबली, वो एक रिंग पे फिल्म बना लो, तो उस पे अगर आप फूंक मारो तो वो दोबारा बनता है, और अगर फूंक मारना बंद कर दो तो वापस से स्ट्रेट हो जाता है, देखा है। तो वो एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है ना, कि अपना एरिया कम से कम करना चाहता है कुछ, है ना, मतलब वापस आ जाता है। हल्का सा फूंक मारो, इतनी तेज नहीं कि वो फूट ही जाए भाई। तो जैसे अगर पंजाब पुलिस अगर आपको फूंक मरवानी तो सुमित से खुद नहीं करे, तो अरे बस ना, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, फूंक मारेंगे और वो वापस आ जाता है ना। या उसमें आपने ये भी देखा होगा, एक धागा अगर रख दो ना उसमें बिल्कुल आराम से सोप सॉल्यूशन में डिप करके, और बाद में क्या करो, इसको पंचर कर दो, फोड़ दो, या इसकी फिल्म को फोड़ दो, तो आपने देखा होगा ये फिल्म ऐसी बन जाती है। ये शायद ये देखो आप बच्चों ने ज्यादातर देखा किसी ने, है ना, ये ऐसे फैल जाती है हर तरफ से। ये जैसे इसको पंचर करो तो ऐसे फैल जाती। तो कुछ सरफेस में एक फेनोमेना होता है कि वो अपने आप को उतना एरिया कम करना चाह रहा होता है, और जब वो अपना एरिया कम करो तो इसका एरिया मैक्सिमम, तो एक गिवन पेरीमीटर का एरिया मैक्सिमम कब होता है जब वो सर्कल बन जाता है। एक पर्टिकुलर लेंथ का अगर कोई चीज हो, एक पर्टिकुलर लेंथ हमारे पास, एक पर्टिकुलर उसके क्या एरिया बनाए कि उसका एरिया मैक्सिमम आ जाए,
तो एरिया मैक्सिमम आता है सर्कल का, है ना। ये आप मैथ्स में चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, मेरे को नहीं आता, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया आ जाएगा ये इस वाले पोर्शन का मैक्सिमम होगा, तो यार पोर्शन का नहीं होगा जहां पे फिल में। तो बेसिकली ये है सरफेस टेंशन। ये क्या है? ये सारे के सारे फेनोमेना सरफेस टेंशन से, और मतलब मेन बात थी सरफेस टेंशन अराइज क्यों होती, सरफेस टेंशन अराइज। तो देखो बेटा एक बात समझते हैं बहुत जैसे, एक बार हम कंटेनर के पास गए, वहां पे खूब सारे मॉलिक्यूल अंदर मेरे मॉलिक्यूल से हमने देखा वो इधर-उधर जा रहे, रैंडम मोड चल रहा है। मतलब क्या कर रहे भाई? कहते रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन कर। तो मैंने कहा तुम्हें ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे? कहते हैं हमारे में ना कुछ कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव कहते हैं कि वो इंसान में जो फोर्स कोहेसिव है ना, इंसान जानवर में एडहेसिव, है ना। अपने अपने टाइप वालों में जो फोर्स होते हैं वो कोहेसिव होते हैं, दूसरे टाइप में जो तो एडहेसिव होते हैं। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा ये काफी स्ट्रांग फोर्स होता है। कहता नहीं यार, वीक सा फोर्स होता है, हल्का सा ही होता है, ज्यादा भी बड़ा नहीं होता। और 10 की पावर -9 मीटर के ऑर्डर में जो होते हैं ना वही फोर्स लगा पाते हैं। शॉर्ट रेंज ये है। तो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। एक क्या होता है? एक स्फीयर ऑफ जो फोर्स लगा सकते हैं। कहते हैं पर हर तरफ से फोर्स आता है, हर तरफ से फोर्स आ रहा है तो मेरे पे नेट फोर्स 0 हो जाता है भाई। मैंने कहा समझ सकता हूं मैं। तो कहता है इसलिए मैं रैंडम मोशन में रह पाता हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भागता हूं। जिधर को टक्कर होगी चल पड़ता हूं, उधर को मुंह उठा के चलता है, तो दोबारा टक्कर। मैंने कहा ठीक। अब मैं सरफेस वालों से मिला, कहते हैं हमारी किस्मत उनके जैसी कहानी, हमारा तो कोई पजामा पड़ के खींच रहा है जोर से। हमने कहा माने? कहता देखो यार ऊपर एयर मॉलिक्यूल से बहुत थोड़ा सा फोर्स है क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत मॉलिक्यूल थी। कहता है यहाँ पर जो फोर्स आया वो नेट में किधर को आ रहा है? नीचे को आ रहा है। मैंने कहा अच्छा यो तुम्हारा पजामा पड़ के खींच रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे में रैंडम मोशन तो होना चाहिए था जैसे नीचे होता, जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया जिसके कारण एक एक्स्ट्रा बायस्ड मोशन आ गया। तो नीचे ज्यादा जाएंगे, ऊपर कम आएंगे। तो ऊपर जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी, एक्चुअली सरफेस पे जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर यहाँ ऐसे ऐसे है ना, तो सरफेस पे जो होंगे वो रिलेटिवली दूर, सरफेस पे जो होंगे वो रिलेटिवली, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी या उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की कम होगी। नहीं है समझ बेटा, हर जगह पे कोई भी अगर पोर्शन लो, इस पॉइंट पे मतलब कोई ऐसी लेयर लो, जितने इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे, रैंडम मोशन, तो कहीं बढ़ घट नहीं रहे। लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे अगर नीचे को नेट में फोर्स आता है मॉलिक्यूल्स में, नीचे को फोर्स आता है, तो ऊपर जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन के कारण तो बराबर होनी चाहिए थे नीचे वालों को, लेकिन नीचे आते हुए फोर्स आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ऊपर पे कुछ मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली कम होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली कम होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमने ना ये महावीर सर से पूछा था ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बताओ क्या होता है, तो उन्होंने बताया पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये वही जो बॉन्ड लेंथ कहते हैं, हाँ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। मैंने कहा अब डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो कहते हैं कि अब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ लेटेंट डिस्पर्जन फोर्सेस आ जाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलेटिवली ज्यादा होगी, वो रिलेटिवली ज्यादा होगी, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे काफी जोर से। तो वो वहां पर कुछ एनर्जी जो है रिलेटिवली वो ज्यादा होगी, वहां पर जो एनर्जी है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी। इसीलिए बेटा हर चीज आपने देखा होगा अपना सरफेस एरिया कम करना चाहती है। यहाँ पर भी ये सरफेस एरिया कम करना चाह रहा था, हमने फूंक मारी थी, छोड़ा था, वापस आ गया, सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है। हर एक सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, हर एक सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। आप देखो एक लिक्विड की ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल शेप लेती है, क्योंकि स्फेयर का मिनिमम एरिया होता है पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो अपना एरिया मिनिमम, इसीलिए प्लैनेट्स भी जो है वो स्फेरिकल है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, मतलब स्फेरिकल शेप आ जाना, ये सारा का सारा क्या अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। मतलब हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे ना, हमको एक एक्सपेरिमेंट कराया था, बिल्कुल हल्का सा एक फ्रेम होता था यू शेप, बिल्कुल मतलब चिमटी से उठाते थे मतलब, और उस पर एक स्लाइडर तो बहुत ही हल्का सा रहता था, इसमें हम सूट फिल्म बनाते थे, छोड़ते थे, स्लाइडर इधर को भागना चालू कर देता था, छोड़ते थे तो स्लाइडर इधर को भागना चालू कर देता था। तो क्या हुआ कि यार ये जब इधर को भागना चालू करता था भाई, तो हम समझ जाते थे भाई कोई ना कोई तो फोर्स आ रहा है, कोई ना कोई तो फोर्स बोलो आया यार, जिसके कारण ये इधर को जाए जा रहा। तो अपना एरिया फिर मिनिमाइज कर, तो दिख रहा है कि हाँ सरफेस पे कुछ जो एरिया, सरफेस पे कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा होगी। फिर से कहानी सुना रहा हूं
कि भैया जो मॉलिक्यूल अंदर है उस पे हर तरफ वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से फोर्स आया, नेट फोर्स 0 आया। जितने मॉलिक्यूल किसी भी लेयर से एक तरफ जाएंगे उतने एक दूसरी तरफ जाएंगे, थर्मल मोशन, रैंडम मोशन। लेकिन जो सरफेस पे था वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे को आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक ही साइड में, दूसरी साइड पे है गैस मॉलिक्यूल्स हैं, पर वो तो उनका नंबर तो बहुत कम होता है, उनका नंबर तो बहुत कम होता है, तो इसलिए नेट में फोर्स किधर को आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो हो क्या रहेगी, ये वैसे तो जो प्रॉपर्टी है मतलब वो सरफेस टेंशन है जिसके कारण हो पा रहा है ना। चलिए अभी यही जरा समझ लेते हैं पहले ये। तो हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर किधर को नेट फोर्स आ रहा है, नीचे को नेट फोर्स, किधर को नेट फोर्स आ रहा है, नीचे को नेट फोर्स आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, एक नेट मोशन जो होगा वो नीचे को हो जाएगा और मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होने से क्या होगा बेटा बता दो जरा, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आप समझ सकते हैं नीचे को अगर नेट फोर्स है तो ऊपर जाने के लिए कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए ना। यहां पर जो मॉलिक्यूल है ये बात है, इस पे नेट फोर्स किधर, चारों तरफ नहीं है भैया, नेट में नीचे कोई है, ऊपर कम आ रहा है वो नीचे ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब नेट फोर्स अगर नीचे को, अगर मॉलिक्यूल जो ऊपर है उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा तो है, ये तो समझ में आ ही रहा है ना यार। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड नियर द सरफेस इज डाउनवर्ड। The net force होगा वो डाउनवर्ड होगा। Push the molecule from the bulk to the surface. To push the molecule from the bulk to the surface, we need to do some work. To push the molecule from the bulk to the surface, we need to do some work. That is, the molecules on the surface have some extra energy. That is, molecules on the surface have some extra energy. On the surface of liquid, molecular density is lower in comparison to bulk. As net force on the molecules on the surface is towards the bulk, डाउनवर्ड में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मतलब जल्दी नहीं कि डाउनवर्ड ही, ऐसा हो सकता है स्फेरिकल ड्रॉप, ऐसा हो सकता है स्फेरिकल ड्रॉप, तो हर तरफ से बल्क की तरफ को फोर्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने डाउनवर्ड नहीं लिखा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल्स, अब अगर मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम है, सो the average distance between the molecules is slightly higher. So average distance between the molecules on the surface is slightly higher. Therefore they have some extra potential energy. And every system wants to minimize its potential energy, and every system wants to minimize its potential energy, and every system wants to minimize its potential energy. So liquid tries to decrease its surface area. So liquid tries to decrease its surface area. Let us assume surface energy per unit area is S. अब कुछ लोग S कहते हैं, कुछ लोग T कहते हैं, तो S और T. Let us assume बेटा सरफेस पे जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो सरफेस पे जो एनर्जी पर यूनिट एरिया है उसको मैंने नाम दे दिया S. क्या नाम दे दिया? S. हाँ ना तो बोल दो यार,
सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मैंने क्या एज्यूम कर दी, तो एस क्या है, एस। चलिए ये देखिए जरा बात को ध्यान से। तो अगर जैसे मेरे पास कोई लिक्विड ड्रॉप होगी तो बेटा होगा, ध्यान से अगर सोचें, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो सरफेस है, यहां देखा मैंने मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स नीचे आया तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो गई, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बन गया। ऊपर से टॉप व्यू बनाऊंगा इसका, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा। यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन जो है वो रिलेटिवली ज्यादा है, तो बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अगर इस पार्ट वाले लिक्विड को मैं देखूंगा ये पार्ट कितना कस के खींच रहा है, तो हर एक मॉलिक्यूल पे जो फोर्स आ रहा हो, जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो फोर्स लगा रहे होंगे, तो नेट फोर्स आ रहा होगा। कोई भी इमेजिनरी लेंथ ले लोगे तो जो इधर वाले मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा इधर वाले मॉलिक्यूल्स के कारण, वो इस लेंथ से परपेंडिकुलर, वो इस लेंथ से परपेंडिकुलर आ रहा होगा। और यहाँ जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आता है, इसको हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। क्या नाम देते हैं, सरफेस टेंशन। यहां जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आता है, बेटा कोई भी अगर एक इमेजिनरी लेंथ ले लो, टॉप व्यू में देख रहे हैं ऊपर के मॉलिक्यूल्स को, जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स आता है इधर वाले मॉलिक्यूल्स के कारण, बेटा ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो इससे दूर दूर हैं, उनसे अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहां पर क्या होगा कि नेट फोर्स जो बन जाएगा वो कुछ सिमेट्रिक होने के कारण वो L जो भी आपने इमेजिनरी लेंथ ली उससे परपेंडिकुलर बन जाएगा। एक पे नहीं, हर एक मॉलिक्यूल पे वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो मतलब एक लेयर, कोई भी L लेंथ जो भी आप लोगे, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा होगा, उतना फोर्स ज्यादा होगा। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा इसका नाम सरफेस टेंशन। इसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन। तो बेटा है क्या कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसका नाम सरफेस टेंशन है। अब देखिए बेटा, सरफेस जो है ना, हमको ऐसा लगता है जो सोप फिल्म है ना वो एक मॉलिक्यूलर लेयर है। कभी-कभी हमारे मन में ऐसा आता होगा कि यार ये जो सोप फिल्म है एक मॉलिक्यूलर लेयर, एक मॉलिक्यूलर लेयर होती तो बेटा दिखती नहीं। ये बड़े सारे हमारे सामने मॉलिक्यूल जा रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, नहीं। तो अगर एक मॉलिक्यूलर लेयर से बनती सोप फिल्म जो बन जाती है तो तुमको दिखती, तो तुमको दिखती ही। तो यहाँ पर ये यू शेप फ्रेम है, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये L लेंथ है, तो इधर से आ रहा है TL। प्लीज मेरी बात, सरफेस टेंशन को एक बार T से डिनोट कर दे रहा हूँ, इससे डिनोट कर दे रहा हूँ। अब आपके मन में अगर सरफेस एनर्जी को उसी से डिनोट किया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को रह दो ना, ऐसे किया था, वैसे भी अच्छी बात हो, ऐसे किया था हमने T से किए, तो सरफेस टेंशन T है। तो बेटा वन लेंथ पे जो फोर्स आ रहा है बेटा वो T है। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर बेटा एक सरफेस बनेगी या दो सरफेस बनेगी, ध्यान से देखिए। जब यहाँ पर अगर आप जो ये जो फिल्म है इसको बेटा अगर आप देखेंगे तो बेटा ये दो सरफेस होंगी, एक सरफेस नहीं होगी। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल भी इसको खींच रहे होंगे, यहाँ वाले मॉलिक्यूल भी खींच रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यहाँ पर TL नहीं होगा फोर्स, क्या होगा बेटा, 2TL। कितना फोर्स होगा ये, 2TL। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये एक इंटरनल फोर्स हो गया सिस्टम का जो इसको खींचने में वर्क करे, जो इसको खींचने में वर्क करे। मान लो इसको x खींचा तो वर्क कितना किया, 2TL into x। कितना वर्क किया, 2TL into x। और जब कोई ये अगर इंटरनल फोर्स वर्क करे तो इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी कम होगी। और मैंने देखा इंटरनल एनर्जी क्या कम हुई, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, पहले सरफेस बड़ी थी, सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे, सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे, सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे। अब सरफेस पे मॉलिक्यूल मैंने क्या कर दिए, कम कर दिए। अगर सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे और अब मैंने नंबर ऑफ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर मैंने कम कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैंने सरफेस एनर्जी कम कर दी, मैंने सरफेस एनर्जी कम कर दी। बेटा ये कितना एरिया, LX ये वाला एरिया है और LX ऐसे ही नीचे वाला भी एरिया है, LX 2LX एरिया। कितना एरिया, तो इतना एरिया मैंने डिक्रीज कर दिया, इतना एरिया मैंने, तो ये इतने एरिया की ही एनर्जी जो कम हो नहीं है समझ।
बेटा ये इंटरनल फोर्स से वर्क किया तो कुछ इंटरनल एनर्जी कुछ कम हो जानी चाहिए। वो कौन सी एनर्जी कम होगी, मेरे को दिख भी रहा है बेटा, ये जो L इंटू एक्स, ये जो एरिया ऊपर का कम हुआ, L इंटू एक्स नीचे वाला एरिया कम हुआ, तो इसका मतलब कितना एरिया कम हुआ, 2Lx। तो 2Lx एरिया की जो सरफेस एनर्जी होगी वो कितनी होगी, S इंटू 2Lx। वन एरिया की जो सरफेस एनर्जी को S बोला था, तो 2Lx की एरिया सरफेस एनर्जी को ये बोल दिया, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। हाँ तो बेटा है कि यहाँ पे जरा बात बहुत ध्यान सुनिए, सरफेस टेंशन T है, तो T इंटू L फोर्स आया एक सरफेस से, दूसरी सरफेस से 2TL हो गया फोर्स, X खींचा तो बेटा जो वर्क किया वो ये किया, और जो एनर्जी कम हुई बेटा एरिया डिक्रीज हुआ, तो एरिया में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं की एनर्जी ज्यादा होगी, तो L इंटू S एरिया यहाँ का कम हुआ, L इंटू S पीछे का एरिया कम हुआ, तो S इंटू 2Lx ये एनर्जी कम हुई। और यहाँ से हमने क्या डेवलप किया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज बेसिकली सरफेस टेंशन, इसीलिए मैंने S और T उस टाइम में बोल दिया था, है ना। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट, अगर यहाँ पर अगर मैं इसी का अपोजिट बोलूं तो मैं कहूंगा मिनिमम वर्क जो मैंने किया, इतना हल्के हल्के खींच रहा हूं कि जितना उसका फोर्स है उतना ही मैं फोर्स लगा रहा हूं। मैंने फोर्स लगाया और 2TL के बराबर लगाया और x खींचा, तो मैंने वर्क कितना किया, वर्क डन बाय x पर मुझे वर्क डन बाय x पर मुझे कितना हो गया, 2TL into x, और वर्क डन बाय x पर मुझे क्या होता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की, और कितना एरिया बढ़ गया, Lx इधर का और Lx पीछे, तो बेटा 2Lx एरिया बढ़ गया, कितना एरिया बढ़ गया, 2Lx एरिया बढ़ गया। तो बेटा ये जो एनर्जी है ये आई किस एरिया के पास है, बेटा हुआ क्या है, ये पढ़ाने ये खींचने में हमने किया क्या, खाली सरफेस पे मॉलिक्यूल्स तो सजा दिए, और सरफेस पे मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा। तो बेटा अगर वन एरिया की सरफेस एनर्जी S है तो 2Lx एरिया की वजह S into 2Lx, तो भी मैं ऐसे कह सकता हूं कि मतलब जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा वो T डेल्टा A करना पड़ेगा पहली बात, और T डेल्टा A मेरे को वर्क करना पड़ेगा, उससे S डेल्टा A सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, या तो मैं ऐसा कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं अगर सरफेस टेंशन खुद से वर्क करेगी तो वर्क कितना करेगी, T डेल्टा A वर्क करेगी। जब ना मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉन्ड, मतलब कितने डिस्टेंस पे एग्जैक्टली जो मतलब जो भी बॉन्ड उनका बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, जिस डिस्टेंस पे होने चाहिए, उस टाइम जो फोर्स है ना बेटा वो जीरो है अप्रॉक्सिमेटली, उस टाइम जो फोर्स है वो बॉन्ड डिस्टेंस पे, जब वो इक्विलिब्रियम पे तो जो फोर्स है ना वो जीरो, वो फोर्स तभी जनरेट होगा, वो फोर्स तभी जनरेट होगा जब डिस्टेंस बढ़े, और डिस्टेंस कहां बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब सेपरेशन ज्यादा हो, और सेपरेशन कहां ज्यादा होगा, जो सरफेस पे होंगे वही तो अंदर को भागेंगे, और वहीं तो सरफेस पे ही तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, तो यहां से एक फोर्स आएगा और एक यहां से आएगा, बस मतलब जिसके कारण ये जनरेट हुई वो एक बहुत सा वीक सा फोर्स था, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा, और सेपरेशन बढ़ने से जो फोर्स आ गया वो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो बेटा फोर्स आना है ना जिसने नीचे को खींचना है वो इससे बहुत कम ही सेपरेशन पे है जो इसको नीचे को खींचते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए बताइए कितनी बड़ी लेयर है। इसीलिए ना कभी कभी जो हम कह देते हैं कि ये सरफेस टेंशन, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं, सरफेस जो होती है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो रबर की जो मेम्ब्रेन होती है वैसे एक्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स आएगा वापस, इसमें वो नहीं है, इसमें तो जितना भी खींच लो सरफेस टेंशन जो आएगी, दैट इज जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो कांस्टेंट है, वो कैसा आएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि सरफेस की डायमेंशन, सरफेस टेंशन इस पर डिपेंड नहीं करेगी सरफेस की डायमेंशन क्या है। फोर्स बेटा डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्यों बना है, क्योंकि नीचे को नेट में फोर्स आया, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा एरिया लो या इतना बड़ा एरिया लो, जो नीचे को फोर्स आ रहा है ना वन एरिया पे, वो है जो बायस्ड मोशन एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ऊपर मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो रही है। तो इसलिए अगर जितना मर्जी बड़ा कंटेनर लो, इतना बड़ा कंटेनर लो या इतना सा एक ग्लास लो, तो जो नीचे को फोर्स आ रहा है उसने पर यूनिट एरिया जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है उसने एक बायस्ड मोशन क्रिएट करके ऊपर मॉलिक्यूलर डेंसिटी को कम कर रहा है, जिससे हमें सरफेस टेंशन क्रिएट करना है। तो बेटा ये चीज हो गई सरफेस टेंशन, और मैंने एक बार जो सीखी है वो क्या सीखी है, अगर मेरे को सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा, T डेल्टा। क्या ये बात समझ में आ गई?
अंदर का एक्सटर्नल एजेंट आए, वो क्या हो रहा है बेटा, टी डेल्टा है, और मेरे को डेल्टा ए एरिया में एनर्जी बढ़ जा रही है, उससे हो क्या रही डेल्टा ए, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एस डेल्टा है, वन एरिया की सरफेस एनर्जी एस है तो डेल्टा ए एस डेल्टा है, और तो कोई चेंज आया नहीं, तो जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है वही सरफेस टेंशन। अब देखो हुआ क्या कि एक बार हमको क्या हुआ कि ना, एक मतलब छोटे होते ना एक एक्सपेरिमेंट कराया था। क्या होता है, एक बैलून होता है, वो यार 9th क्लास में आपको बताया एयर हैज वेट, याद आ रहा है? तो टीचर ने बताया था हमको कि ना फुस बैलून लिया, उसका वेट लिया, फुस बैलून लिया, इसका वेट लिया, और फिर उसको फुला दिया और उसका वेट लिया, तो बताया कि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, और इसका काम तो पता लगे एयर हैज वेट, एयर का वजन है ना। हालांकि हमको मतलब और भी तरीके हमारे पास देखने के लिए एयर हैज वेट, सांस ले लो, ये 1 किलो एयर तो ले ही लेता कम से कम, मतलब देखो मतलब एयर हैज वेट भी बताया कि हमको, मतलब जो 11th में हमको ये समझ में आया कि भाई ये तो थोड़ी गड़बड़ बात, अगर एयर का वजन आया तो अब ये मतलब इसने एयर को डिस्प्लेस किया, तो एयर जो डिस्प्लेस करी है उसने उसका बॉइंट फोर्स भी है, तुमको तो लगा ये तो उतना ही होना चाहिए बेटा। बॉइंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है वही बॉइंट फोर्स होता है, जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है वही बॉइंट फोर्स होता है। तो इसका मतलब जो एयर डिस्प्लेस करी वो भी इतनी करी है, तो एयर का वेट तो मतलब आना नहीं चाहिए। तो एक तो आवाजें तो सही आ गई मेरे पास बेटा। देखो बात तो ना सुनने में तो सही लग रही कि एयर का ही वजन आया और एयर को ही डिस्प्लेस किया तो वही बॉइंट फोर्स है, लेकिन ना जो बेटा अंदर एयर है ना, अगर आप ना कभी इंजेक्शन लेना उसमें से क्या करना, नीडल निकाल देना और हवा भर देना, फिर दबाना, वो दब जाए, छोड़ना वापस आ जाए, मतलब प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा वो प्रेशराइज्ड एयर, वो इतनी एयर थी जो इतनी जगह में है बैलून में, तो इतनी एयर का वजन नीचे है, लेकिन जो बेटा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वो तो इतनी वॉल्यूम का ही है, ऊपर को फोर्स आ रहा है, तो नीचे को ज्यादा है ना, तो हाँ जो एक्स्ट्रा वेट आ रहा है एयर का वेट उसके अंदर उससे ज्यादा ही होगा। अगर हमने बैलून को रखा, बैलून का जो रखने के बाद मान लो टोटल जो वेट है वो 0.2 न्यूटन है और उसमें बैलून का वेट है 0.1 न्यूटन, तो एयर का जो वजन होगा अंदर, जो एयर का वेट होगा अंदर वो 0.1 न्यूटन से ज्यादा ही। आया या नहीं आया बात समझ? मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर जब आप धकेल रहे हो ना, मतलब एयर को अंदर ताकत मार के धकेल रहे हो, और उसने क्या कर रखा है, बैलून ने दबा रखा है ना, वो क्यों ताकत मारनी पड़ रही है आपको, क्योंकि बैलून ने प्रेस कर रखा है, बैलून अपनी स्टेट में वापस आ जाए, आप खींचते जा रहे हो खींचते जा रहे हो खींचते जा रहे हो, तो बेटा जो इतनी जगह में एयर आनी चाहिए थी ना वो इतनी जगह में आई, अब जो वो कम जगह में आई हुई है तो उसका वजन जो है नीचे को वो तो इतनी एयर के बराबर है, और जो पॉइंट फोर्स आएगा वो इतनी एयर का, जो डिस्प्लेस फ्लूइड है वो इतनी एयर का, तो जो पॉइंट फोर्स आएगा वो रिलेटिवली थोड़ा कम आएगा, जो वेट है एयर का जो अंदर है वो ज्यादा है पॉइंट फोर्स, इसलिए नेट में तो आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा, नेट में तो आपको एक्स्ट्रा दिखाई, बोलो आया कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। तो पहली बात तो जो वेट शो करती है वेइंग मशीन वो एक्चुअल वेट से कुछ कई बार समझ में आ गई। तो एयर हैज वेट के लिए जो ये एक्सपेरिमेंट था इसमें थोड़ा सा गड़बड़, और ये बताया अगर प्रेशर क्यों जनरेट किया, क्योंकि आपने एयर को दबा दिया, क्योंकि आपने एयर को दबा दिया। प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, यही चीज होती है अगर आप लिक्विड की ड्रॉप लोगे ना, लिक्विड की ड्रॉप लोगे तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के करीब आना चाहे, उसके कारण होगा क्या, अगर बाहर प्रेशर P है तो अंदर कुछ उससे ज्यादा ही होगा, अंदर कुछ उससे, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो जब नजदीक आना चाहेंगे तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स थोड़े दब जाएंगे तो उनका बीच का सेपरेशन जो होगा वो बल्कि कुछ कम हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन जितना चाहिए, तो उसमें रिपल्शन आ जाएगा आपस में, उनमें आपस में क्या आ जाएगा, रिपल्शन आ जाएगा, तो वो दूर जाना चाहेंगे, है ना।
मतलब बेसिकली हुआ क्या, प्रेशर बढ़ क्यों गया, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे जब नजदीक आना चाह रहे, जब ये नजदीक पहुंचना चाह रहे एक दूसरे को, अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको ये थोड़ा दबा देंगे तो अंदर कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या फील कर पा रहे हैं? तो अंदर कुछ एक एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर जो डेवलप हो। अंदर वहां पर गैस में एक्सेस प्रेशर डेवलप हो गया था, जो बलून के अंदर गैस बनी। क्यों? क्योंकि वो जो रबर थी वो दबा रही थी इसको। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? वो जो रबर थी वो दबा रही थी। यहाँ पर जो सरफेस है, ये सरफेस पूरा का पूरा जो है ये अंदर के लिक्विड को दबा रहा है, तो यहाँ पर एक कुछ एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी डेवलप, कितना प्रेशर डेवलप हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी डेवलप हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं ये निकालना है डेल्टा पी कितना है, आप आधी ये ड्रॉप, ये क्या है? लिक्विड ड्रॉप। और ये लिक्विड ड्रॉप में हो क्या रहा है, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, इधर वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे होंगे अपनी तरफ, तो T इंटू 2 पाई आर फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स आएगा? T इंटू 2 पाई आर। और इधर से जो इधर को फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? डेल्टा P, क्योंकि P है तो दोनों तरफ है, डेल्टा P इंटू पाई आर। तो जो एक्सेस प्रेशर अंदर आ गया वो कितना आ गया? 2D बाय आर। कितना आ गया? एक्सेस प्रेशर जो अंदर निकल के आ गया वो कितना निकल गया? 2D बाय आर। बेटा ये लिक्विड ड्रॉप आधा कर दो, तो यहाँ इधर वाला जो लिक्विड है, एक साइड वाला जो लिक्विड है जो दूसरे साइड वाले को खींचेगा। वन लेग पे जो फोर्स आता है वो T होता है, तो 2 पाई आर पे जो इधर को फोर्स आएगा, मतलब उधर वाले आधे ड्रॉप को जो इधर खींचेगा वो T इंटू 2 पाई आर से इधर को खींचे। और डेल्टा P जो होता है एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा, उसके कारण उधर को कितना फोर्स आएगा? डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर। पर ये तो इक्विलिब्रियम है, जहां है वहीं की वहीं है। इसका मतलब क्या है? जितना इधर को फोर्स आ रहा हो उतना उधर को आ रहा हो, तो T इंटू 2 पाई आर डेफिनेट है कि किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा P कितना आ गया बेटा? 2T बाय आगे निर्भय आया भी नहीं है। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऊपर कम हो गई, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो गई, तो यहां पर ये एक दूसरे को खींचेंगे, अब ये एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे तो अंदर वाले कुछ दब नहीं जाएंगे। जब ये ऐसे 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 होना चाहेंगे तो उसके कारण अंदर वाले दब नहीं जाएंगे, तो उसके कारण कुछ अंदर एक्सेस प्रेशर कुछ आ जाएगा, बस वो एक्सेस प्रेशर। अच्छा, ऐसी कभी अभी हमको क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके का ना देखें, थोड़ा सा अलग दे देंगे यही क्वेश्चन। कहते हैं कि एक बबल है जो मान लो यहाँ है और यहाँ चिपका हुआ साइड में, आपने देखो ना चिपका हुआ कंटेनर में बबल, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना हो? ये पहले तो कहते हैं एच डेप्थ पे। तो देखो बेटा, पहली बात मेरी बात सुनो, भले वो यहाँ पे हो, भले ऊपर आ रहा हो और यहाँ पर पहुंच गया हो किसी एच डेप्थ पे, तो एक्सेस प्रेशर पूछ लेंगे। भैया उड़ता हुआ ऊपर आ रहा है बबल, जब वो एच डेप्थ पे तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर पूछ लेंगे सारे। तो बेटा सोचने का तरीका तब भी क्या है, सरफेस जो बनी, प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बड़ा सिंपल है। जो सरफेस बन रही है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, यहां पर पूरी जगह वाटर और यहां पर अंदर वाटर नहीं, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स होंगे, भागेंगे वाटर की तरफ या नहीं भागेंगे? हाँ ना बोले, भागेंगे या नहीं भागेंगे? कुछ मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे सरफेस टेंशन जनरेट होगी। कहीं बार बार बताने की जरूरत है, सरफेस टेंशन जनरेट होगी सरफेस पे। तो सरफेस पे जब सरफेस टेंशन जनरेट होगी तो मैं अगर इसका आधा कंसीडर करूंगा तो आधे पे जो फोर्स आ रहा होगा ये है इक्विलिब्रियम में, इधर उधर नहीं जा रहा है। T इंटू 2 पाई आर इधर को फोर्स आ रहा है, और अंदर का प्रेशर अगर बाहर P होगा, अंदर डेल्टा P, P प्लस डेल्टा P हो, तो डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा अगर लिक्विड के अंदर एक बबल है, लिक्विड के अंदर अगर एक बबल है, तो उसके लिए भी पूरी की पूरी कैलकुलेशन वही बनेगी, डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर T इंटू 2 पाई आर। तो डेल्टा P इस केस में भी कितना आ जाएगा? 2T बाय आर। इस केस में भी डेल्टा P कितना आ जाएगा? 2T बाय आर। तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर प्रेशर होगा PA, तो H पे प्रेशर होगा PA प्लस ρGH, और इसके अंदर जो प्रेशर होगा
वो कितना होगा Pa प्लस ρGH। तो बेटा जो बबल होगा लिक्विड के अंदर उसमें भी जो एक फोर्स डेवलप होगा वो भी कितना होगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो कितना है 2T/r। कभी ऐसे दे देंगे कि भैया एक लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर एक बबल, मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर लिक्विड है। आप बताइए कि अब अंदर कितना प्रेशर है बेटा, यहां पर Pa है, अगर यहां पर कितना है Pa प्लस 2T/R, और इसके अंदर कितना है Pa प्लस 2T/R। तो यहां पर है, यहां पर क्या होगा 2T/R और ज्यादा होगा 2T/r। तो इसके अंदर जो प्रेशर आएगा वो ये है, यहां पर होगा Pa, तो यहां पे Pa प्लस 2T/R, और यहां पर Pa प्लस 2T/R, तो इसमें प्लस 2T/R और Pa। तो ड्रॉप के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर क्या था Pa प्लस 2T/R। फिर इसके अंदर ये लिक्विड के अंदर एक बबल है, उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है 2T/R पर, तो Pa प्लस 2T/R प्लस 2T/r। अगर मान लो इफ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसका मतलब पता है क्या हो गया, मैं सो बबल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सो बबल। अब ड्रॉप नहीं रह गई, बबल हो गई, क्योंकि दोनों एक ही बराबर ले लिए मैंने। अब अगर दोनों ही कैपिटल R हो गए, इसका मतलब कह रहा है बबल, तो यहां पर प्रेशर अगर Pa है तो इस जगह पे क्या होगा Pa प्लस 2T/R, और यहां पर क्या होगा प्लस 2T/R, मतलब जो बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा Pa प्लस 4T/R। और प्रूव करना होगा आपको वैसे ही मैथमेटिकली, मतलब जुगाड़बाजी ना करनी हो तो फिर से आधार कर लो। लेकिन अब इधर को जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा जरा जल्दी बताइए, T × 2πr या 2T × 2πr, 2T × 2πr। अब खींचने वाले डबल हो, तो अंदर जो प्रेशर आएगा वो डबल है, बढ़ा देगा जो मतलब डबल बढ़ेगा पहले से। तो 2T × 2πr, क्योंकि अब एक सरफेस नहीं अब दो सरफेस है। कितनी सरफेस है, दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। तो T × 2πr एक की वजह से, T × 2πr एक की वजह से, और इधर को कितना आ जाएगा डेल्टा P × πr²। तो यहां से कितना आ जाएगा 4T/r इज इक्वल टू डेल्टा P πr²। तो डेल्टा P बराबर 4T/r। अच्छा, कभी कभी आपको कह देंगे सिलेंड्रिकल रॉड है, क्या कहेंगे सिलेंड्रिकल रॉड, तो कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन, मान लो कोई कहते हैं सिलेंड्रिकल ड्रॉप। देखो ऐसे ड्रॉप को खाली ना, मतलब ये आईआईटी के पेपर में ही होती है, ये ऐसे ड्रॉप है इनफाइनाइट, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप है और इसमें एक्सेस प्रेशर बता है। आइए प्लीज जरा ध्यान से देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप करना चाहिए, करिए मैंने लिक्विड ड्रॉप को आधा किया, थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था आपको। ये टीएल इधर से फोर्स आएगा, एक पोर्शन से टीएल आएगा, एक पोर्शन से टीएल आएगा, फिर टॉप व्यू दिखा दिया टीएल टीएल, और 2r × l, 2r ये चीज हो गई, l ये डेल्टा p × 2rl उधर को फोर्स आएगा, और टीएल टीएल 2tl इधर को, तो कितना आ जाएगा नेट में 2tl बराबर डेल्टा p × 2rl। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा अंदर डेल्टा p आ गया t/r, कितना आ गया t/r। और अगर ये सिलेंड्रिकल ड्रॉप रही होती तो क्या हो जाता,
टीएल ले रहा हूं उसके बदले में 2टीएल लेना पड़ा, तो 2टीएल 4टीएल हो जाता। नहीं आया क्या? अगर ड्रॉप ले रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया ये ड्रॉप है, ये पूरी आखिरी लेयर आ गई इसकी एल लेंथ की, ये टीएल इधर को फोर्स आ रहा है, टीएल इधर से भी इधर को आ रहा है, डेल्टा पी इंटू 2RL इधर को आ रहा है, डेल्टा पी इंटू 2RL उस तरफ को आ रहा है, 2R इंटू एल एरिया हो गया, डेल्टा पी इंटू 2RL उधर को आ रहा है, 2TL इधर को आ रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताइए जरा। भैया TL 2TL और डेल्टा पी इंटू 2RL इधर को है इक्विलिब्रियम में, इधर को भाग तो रही है नहीं ये ड्रॉप, तो यहां से आगे क्या 2TL बराबर डेल्टा पी 2RL, 2L कट जाएगा तो डेल्टा पी हो गया T/R। और अगर यही होती ड्रॉप के बदले बबल होती तो बबल में क्या होता बताइए जरा। तो इधर से जो फोर्स आता वो TL नहीं होता, अब ये जो दिखने में एक लेयर है, यहां पर एक लेयर है, एक इधर लेयर है, तो 2TL इधर से आता, 2TL इधर से आता और डेल्टा पी इंटू 2RL इधर से इधर को आता। अब क्या होता 4TL बराबर डेल्टा पी इंटू 2RL, तो यहां से डेल्टा पी क्या जाता 2T/R। रट के तो रखने वो जो स्फेरिकल है उसका 2T/R और 4T/R, इसका तो हम पेपर में वही डायरेक्ट कर लेंगे। तो आप ऐसे काटो, आप ऐसे भी काट सकते थे, इतना सा पोर्शन ले लो, आप 90 डिग्री ले लो, आपने इतना ले लिया कि 90 आ गए, अब चलेगा। लेकिन ऐसे काट लो तो फिर इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस कैसे ड्रॉ करें, तो जितना इस तरफ को फोर्स आ रहा है मैं कैलकुलेट कर पाऊं ना, मेरे कैलकुलेट करने लायक कंडीशन है। यहां पर TL आएगा, यहां पर भी TL आएगा, आप इसके बदले थीटा भी ले लो। अब ये क्या हो जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा थीटा। अब कौन सा फोर्स बेकार हो जाएगा TL cos थीटा बेकार हो जाएंगे और TL sin थीटा ऐड हो जाएंगे 2TL sin थीटा। और ये कितना हो गया R sin थीटा 2R sin थीटा, तो 2R sin थीटा इंटू L, तो डेल्टा P इंटू 2R sin थीटा इंटू L, तो 2L sin थीटा कट जाएगा। तो यहां से आगे तक डेल्टा P कितना निकल के आ गया फिर से T/R। ये जो चीज आप बता रहा हूँ ये पल्ले पड़ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फाइनली मैंने आपको कहा था कि एक चीज ऐसी जो आप रट लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं समझाने की। हाँ बोलिए। बबल के केस में दोबारा ये है बबल, सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट बबल। तो इसमें से मैंने L पोर्शन ले लिया, ध्यान से सोचेंगे, ये L पोर्शन ले लिया। अब पहली बात एक आउटर सरफेस है जिस पे सरफेस टेंशन है, एक इनर सरफेस है जिस पे सरफेस टेंशन है। तो अगर मैं जो L लेंथ यहां कंसीडर कर रहा हूं, इस पे L TL फोर्स आएगा या 2T आएगा, बताइए। ये बात समझ में आ गई हमें। और यहां पर भी कितना आएगा 2TL, और इधर से इधर को कितना आएगा 2R इंटू L, डेल्टा P इंटू 2R इंटू L। तो ये कितना हो गया बेटा 4TL बराबर डेल्टा P इंटू 2RL, तो 2L 2 आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा P आ जाएगा 2T। हाँ मैं आगे अभिषेक आप आ रहे हैं भैया। 2-3 चीजें अभी तक काम की बताइए। एक्सेस प्रेशर बताया है, भले ड्रॉप में भले बबल में। वही जो क्वेश्चन नंबर 13 है सर्कुलर का, जो बार-बार बोलता हूँ ना, फिर से उसी को यूज करने बस। ये देखो उसमें एक चीज आई थी कि अगर डी थीटा अगर आप लोगे, प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपने बहुत छोटा सा पोर्शन डी थीटा लिया है, हाँ भाई धर्मेंद्र इधर देखते हैं, अगर ये डी थीटा लिया तो आधा कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2, आधा कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2। बेटा बातचीत की आवाज आ रही ना है तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर भी टी आ जाएगी टेंशन, जो भी फोर्स F है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा है डी थीटा बाई 2 90 माइनस डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2। तो जो काम का फोर्स होगा वो क्या बन जाएगा F cos डी थीटा बाई 2 F cos डी थीटा बाई 2 कट जाएंगे
और जुड़ क्या जाएंगे f sin d थीटा बाय 2 f sin d थीटा बाय 2 2f sin d थीटा बाय 2 जुड़ जाएंगे sin d थीटा बाय 2 d थीटा बाय 2 ये आ जाएगा f d थीटा। कितना आ गया बेटे अंदर को फोर्स f d थीटा। तो अगर दो फोर्सेस लग रहे हो f d थीटा एंगल पे, मतलब d थीटा की एजेस पे दो फोर्स लग रहे हो F, तो नेट फोर्स क्या आता है FD थीटा आता है और सेंटर की तरफ को आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कोशिश करिएगा ध्यान से। अब मैं एक जनरल सरफेस की बात करूं, अभी तक मैंने क्या बात करी थी, एक स्फीयर है, सिलेंडर है। अब मैं एक जनरल सरफेस की बात कर रहा हूं, जैसे समझो कि एक आटा का ना वो बिल्कुल स्फीयर बनाया, पेड़ा ऐसा बनाता और ऊपर से दबा दिया, तो क्या होगा, वो ऐसा थोड़ा सा साइड में फैल जाएगा, है ना? समझ गए ना? बिठाओ इसको बुला के, है तो थोड़ा सा साइड में फैल जाएगा। अच्छा मजाक ना समझो, समझ रहे टायर आपने देखे होंगे वेट हो जाते हैं लोगों के ना, तो वो ऐसे बन जाएगा ऐसे करके। तो ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अलग होगा और जो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अलग होगा। मतलब ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अलग होगा और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो अलग होगा। बेटा ये देखो स्फीयर है भैया आटे का, हमने उसको दबा दिया, ये वाला रेडियस बढ़ जाएगा और ये वाला रेडियस कुछ कम हो जाएगा। फील आ रही है इस बात की? ये वाला जो रेडियस है उसको R1 कहूंगा, जो ऐसे वाला रेडियस है ना इस तरीके से उसको R1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? और जो ऐसे वाला है R2, याद भी रहेगा ना, 1 ऐसे होता है तो ये R1, क्योंकि मैं ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा, और R2 में 2 डंडी ऐसी वाली होती है ना, इसलिए R2। ठीक है, अच्छा एक बात सुन ध्यान, तो ये R2 है और ये R1 है। अब देखो बेटा इसमें एक्सेस प्रेशर बताना है अंदर कितना होगा, थोड़ा सा अगर आप मन लगाएंगे तो मैं मतलब फील कराने की कोशिश करो। मैं इसमें से बहुत छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ जो इक्विलिब्रियम है। ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, R1 रेडियस है, R2 रेडियस है, R1 या R2, ये याद हो गया। R1 कौन सा? ये वाला। सेंटर दोनों का मेरी तरफ आ रहा है, सेंटर दोनों का। अब बेटा है क्या, ये R1 d थीटा 1 मैंने ये लेंथ ली, ये R2 d थीटा 2 ली, ये R1 d थीटा 1 ली, ये R2 d थीटा 2, एक रेक्टेंगल बना दिया। R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2 R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2 R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2 R1 d थीटा 1 R2, बाकी को हटा के फेंक दिया। ये इक्विलिब्रियम है छोटा सा, समझ में आई इतनी बात? तो ये R1 d थीटा 1 है, ये R2 d थीटा 2। अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा P है, जिसके कारण जो बाहर को फोर्स आएगा वो डेल्टा P इंटू R1 d थीटा 1 इंटू R2 d थीटा 2 आएगा। बात बोलो आया? ये R1 d थीटा 1, ये R2 d थीटा। देखो भैया ज्यादा आता नहीं, हमसे समझ लो, हमसे एक बार हम ना 10 बार बताएंगे, फाइनली रटवा देंगे आपको, ये बिल्कुल पक्का है। और सवाल तब भी बन जाएगा, कोई डेरिवेशन कोई पूछने वाला है, समझ लोगे तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, कुछ खास नुकसान कुछ नहीं। तो बेटा बाहर को जो फोर्स आया वो क्या आया? डेल्टा P इंटू R1 R2 d थीटा 1, ये अंदर को फोर्स है। ये मैंने बना दिया स्ट्रेट है, कर्व नहीं, थोड़ा सा आप समझ पा रहे थोड़ा सा मेरी बात? ये एंगल है d थीटा 2, ये जो एंगल है जो छोटा सा लिए d थीटा 1, दिख रहा है एंगल? R1 d थीटा 1, ये R2 d थीटा 2, R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2। अब ध्यान से सुनेंगे, जो d थीटा 1 की एजेस है ना उस पे पता है क्या लेंथ है? R2 d थीटा 2। तो उस पे जो फोर्स आएंगे पता है क्या आएंगे? T R2 d थीटा 2 इधर को आएगा। ध्यान से फील करेंगे मेरी बात, मैं आपको पक्का समझा दूंगा। ये d थीटा 1 है, ये d थीटा 2। d थीटा 2 की एजेस पे दो लेंथ है R1 d थीटा 1, जिन पे फोर्स क्या आएगा? T R1 d थीटा 1। कितना आएगा? T R1, और वो d थीटा 2 की एजेस पे है। जब फोर्स F d थीटा की एजेस पे होता है तो नेट फोर्स आता है F d थीटा। अब T R1 d थीटा 1, T R1 d थीटा 1 जो फोर्स है वो d थीटा 2 की एजेस पे है, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा T R1 d थीटा 1 इंटू d थीटा 2। नहीं है? जब F होता है d थीटा की एजेस पे तो F d थीटा सेंटर की तरफ होता है। अब T R1 d
थीटा1 टी r1 d थीटा1 होगा बेटा। जो फोर्स आता है किसी भी लेंथ पे वो लेंथ के परपेंडिकुलर आता है। जो r1 d थीटा1 पे फोर्स है टी r1 d थीटा1 ऐसे है और वो d थीटा2 की एजेस पे, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा टी r1 d थीटा1 इंटू d थीटा2। Ff होता है d थीटा एंगल पे तो f d थीटा आता है। अब टी r1 d थीटा1 है और d थीटा2 की एजेस पे तो f इंटू d थीटा2, और d थीटा1 की एजेस जो है, जो d थीटा1 एंगल है उसकी जो एजेस है वो r2 d थीटा2 लेंथ की है, उन पे फोर्स होगा टी r2 d थीटा2। फील करिए बेटा, ये d थीटा2 है, मान लो ये d थीटा2 है, भाई ध्यान से देखिए ये d थीटा2 ये चीज है और जो r1 d थीटा1 था वो ऐसे था 1 r1 d थीटा1, उधर को फोर्स आ रहा होगा टी r1 d थीटा1, इधर से भी आ रहा होगा टी r1 d थीटा1। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो यार। और ये d थीटा2 की एजेस पे आया तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ को क्या आ जाएगा टी r1 d थीटा1 इनटू d थीटा2। ठीक है, तो ले लो ये तो ले। अब मेरे को d थीटा1 की एजेस पे जो फोर्स है टी r2 d थीटा2 उसकी बात करनी, टी r2 d थीटा2 इनटू d थीटा1। नहीं है तो डेल्टा p आ जाएगा t 1/r1 प्लस 1/r2। जब हमने तैयारी करी थी टीचर ने कोई फॉर्मूला बताया था डेरिवेशन, ही हमने अपने आप से और स्टूडेंट टाइम है आपके टाइम। वैसे आप फील कर पा रहे हैं इसको या नहीं कर पा रहे? बड़ा सिंपल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इक्विलिब्रियम लेके आए हैं बस। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बस चार फोर्सेस लग रहे हैं, टी r1 d थीटा1, टी r1 d थीटा1, टी r2 d थीटा2, टी r2 d थीटा2। टी r1 d थीटा1 जो लग रहे हैं वो d थीटा2 की एजेस पे लग रहे हैं, तो टी r1 d थीटा1 इनटू d थीटा2 हो गया सेंटर की तरफ को फोर्स। और जो टी r2 d थीटा2, टी r2 d थीटा2 लग रहे हैं, r2 d थीटा2 लेंथ वो d थीटा1 की एजेस पे लग रहे हैं, तो टी r2 d थीटा2 इनटू d थीटा1 हो जाएगा सेंटर की तरफ को फोर्स। तो d अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो रटना तो कितना आसान है। डेल्टा p इज इक्वल टू टी 1/r1 प्लस 1/r2। बेटा रट लेंगे, चलो कोशिश करते हैं समझाने की। आगे यही देखिए, हेलो बेटा ये r1 d थीटा1 लेंथ है, ये कितनी लेंथ है और ये वाली लेंथ है r2 d थीटा2। d थीटा2 की एजेस पे दो लेंथ है r1 d थीटा1। कितनी लेंथ है? दो। तो t r1 d थीटा1 फोर्स है और d थीटा2 की एजेस पे है, तो t r1 d थीटा1 इनटू d थीटा2 आया। r1 d थीटा1 पे फोर्स आएगा t r1 d थीटा1 और ये d थीटा2 की एजेस पे होगा, तो t r1 d थीटा1 इनटू d थीटा2। फिर टी r2 d थीटा2, ये r2 d थीटा2 लेंथ पे जो ये है ये d थीटा1 के एजेस पे, टी r2 d थीटा2 फोर्स आएगा और d थीटा1 के एजेस पे, तो टी r2 d थीटा2 इनटू d थीटा1। और अब अंदर कुछ प्रेशर ज्यादा होगा इसके अंदर, वही बेटा वो मॉलिक्यूल्स पास आना चाह रहे, कुछ प्रेशर अंदर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अंदर से बाहर को फोर्स है r1 d थीटा1 r2 d थीटा2 पे कितना है डेल्टा p इनटू r1 r2 d थीटा1 d थीटा2। यहां से आपने चुटके से क्या किया, डेल्टा p निकाल लिया t/r1 प्लस t/r2। तो डेल्टा p आ गया t/r1 प्लस t/r2। अच्छा ये बबल होता तो क्या होता, t की जगह क्या आ जाता 2t। तो ये जनरल सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर है। किसके लिए? वैसे इसका नाम होता है सेम इलास्टिक सरफेस है ना, लेकिन क्या करना है यार, जनरल सरफेस ना यार, कोई नाम नहीं जानता यार, किसको नाम जानना है। तो डेल्टा p हो जाएगा 2t 1/r1 प्लस 1/r2 किसके लिए? बबल के लिए। अब देख के देखो, अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की बात करूं तो उसमें दोनों रेडियस बराबर होते हैं, एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा t 1/r प्लस 1/r 2t/r।
और बबल के लिए एक्सेस प्रेशर क्या है 2T 1/r + 1/r 4T/r। ठीक है, तो बेटा इसको ना मतलब बिल्कुल दिमाग में ना बैठा लेना है, ये फॉर्मूले रटे। अब सिलेंड्रिकल के लिए अलग से डिराइव नहीं करेंगे, एक तो रेडियस r होता है सिलेंडर का और दूसरा सीधा होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इनफाइनाइट। तो बेटा क्या है T 1/r + 1/∞ T/r है ना, तो ये ज्यादा अच्छा है, ये 2T 1/r + 1/∞, तो ये ज्यादा अच्छा है। बेटा ये समझ में आ गया, ये आपको वो वाले पता है, ये भी याद रखने हैं वो वाले बोलियो, ये जरूर रटा होना चाहिए बिल्कुल। आज हमने पढ़ लिया जो एक्सेस प्रेशर होता है ड्रॉप के अंदर वो 2T/r होता है, बबल के अंदर स्फेरिकल बबल के अंदर होता है 4T/r, सिलिंड्रिकल ड्रॉप अगर होगी तो T/r, सिलिंड्रिकल बबल होगा तो 2T/r, है ना प्यारे बच्चों। ये हमने पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया कि अगर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, जैसे अगर आटे का हमने पेड़ा बनाया, स्फेयर बनाया और दबा दिया, तो ये वाला रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ऐसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो बेटा जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर आएगा, जो परपेंडिकुलर रेडियस है, ये वाले को 1 बोला मैंने और ये वाले रेडियस को 2, है ना। जैसे आटे को दबा दें तो इधर से बड़ा हो जाएगा, इधर से रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये वाला जो रेडियस अगर ये 1 है और ये दो परपेंडिकुलर कोई भी रेडियस अगर R1 R2 है, दो परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 R2 है, तो अंदर एक्सेस प्रेशर होता है 2T 1/r1 + 1/r2 अगर बबल है, और T 1/r1 + 1/r2 अगर ड्रॉप है। अगर ड्रॉप है तो T 1/r1 + 1/r2 और 2T 1/r1 + 1/r2 अगर बबल है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, ये पर्टिकुलर डेरिवेशन अगर नहीं भी क्लियर होगा तो भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर अगर क्लियर होगा तो मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूं बेटा, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें काम आएंगी। एग्जामिनेशन बेटा जो आपका जेई एग्जामिनेशन है ना बेटा, वो चेक करता है इन सब चीजों को कि कितना आप सोच पाते हैं। तो कोशिश करिए ऐसे डेरिवेशंस को बिल्कुल अच्छे से कर डालिए, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करिए उनको विजुअलाइज करने की, है ना। आज जरूर क्वेश्चंस नहीं करा पाए, कल के लेक्चर में हम आगे कहानी बढ़ाएंगे और इसी टॉपिक से ही स्टार्ट करूंगा जो आज लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया गया है ना, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 होंगे। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं तो बेटा आप 1-2 बार रिवाइंड करें और दोबारा देखें, पक्का समझ पाएंगे। तो बेटा पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी बेस्ट। मुलाकात होती है कल सरफेस टेंशन लेक्चर 2 के साथ।